रूट सीएम की जिद्दी सेक्रेटरी पार्ट 15। हॉल में चारों तरफ चीख पुकार मच गई थी। सफेद लिली के फूल जो कुछ देर पहले तक खूबसूरती बिखेर रहे थे, अब वर्तिका के खून से लाल हो रहे थे। वरदान की आंखों के सामने जैसे पूरी दुनिया ठहर गई थी। उसे समझ ही नहीं आया कि अभी कुछ लम्हे पहले जिस लिटिल रैबिट को उसने अपनी बाहों में थामा था, वो इस तरह बेजान होकर फर्श पर कैसे गिर सकती है। उसकी आंखों के सामने जो मंजर था, उसने उसके खून की रफ्तार को जमा दिया था। वर्तिका वह दहाड़ किसी इंसान की नहीं, बल्कि अपने वजूद को लुटते हुए देखने वाले एक जख्मी शेर की थी। वरदान ने हवा की गति से दौड़कर उसे फर्श पर गिरने से पहले ही अपनी बाहों में थाम लिया था। आंखें खोलो लिटिल रैबिट, अपनी आंखें खोलो। वरदान की आवाज में वो खौफ था जो उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी महसूस नहीं किया था। उसकी कांपती हुई उंगलियां वर्तिका के कंधों से बहते हुए खून को रोकने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन खून रुकने का नाम नहीं ले रहा था। वरदान ने अपना सिर उठाकर पूरे हॉल की तरफ देखा। उसकी आंखें अब इंसानी नहीं थीं, वो जलते हुए अंगारों की तरह सुर्ख थीं। वहां मौजूद बड़े बड़े रईस और नेता उसके उस रूप को देखकर पीछे हटने लगे थे। इस हॉल का एक भी दरवाजा नहीं खुलेगा। वरदान की आवाज हॉल की दीवारों से टकराकर गूंजी। जिसने भी ये किया है वो यहाँ से जिंदा बाहर नहीं जाएगा। सिक्योरिटी, गेट लॉक करो। सब लोग जो सदमे में थे तुरंत हरकत में आ गए थे। अगले ही पल सिक्योरिटी गार्ड्स ने पूरे हॉल को सील कर दिया था। हॉल के वो आलीशान चमक अब डरावने सन्नाटे में तब्दील हो चुकी थी। शांति वाटिका जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता था, वहां मौत के इस दस्तक ने सुरक्षा के हर दावे की धज्जियां उड़ा दी थी। वहीं सुलोचना जी बदहवास होकर वर्तिका की तरफ दौड़ पड़ी। उनके कदम लड़खड़ा रहे थे। वर्तिका, ये किसने किया? आस्था और प्रभाजी के चेहरे सफेद पड़ चुके थे। वह जमीन पर बिखरे उन सफेद लिली के फूलों को देख रही थी जो अब वर्तिका के गर्म खून से नहा चुके थे। प्रभाजी की जान निकलने लगी थी। वर्तिका उनकी इकलौती बेटी थी। वहीं दूसरी ओर भाविका बुद्ध बनी खड़ी थी। उसकी आंखें पतराई हुई थी और चेहरे पर एक खालीपन सा था। उसकी प्लानिंग में ये सब नहीं था। फिर ये सब कैसे हुआ? उसकी खामोशी उस शोर में सबसे ज्यादा चुप रही थी। वरदान ने वर्तिका को अपनी बाहों में ऐसे जकड़ा था जैसे वो उसे मौत के साए से भी छीन लेना चाहता हो। उसकी शर्ट का सफेद कॉलर अब सुर्ख और लाल हो चुका था। सिक्योरिटी, अगर एक भी परिंदा यहाँ से बाहर गया तो तुम सबकी लाशें यहीं बिछेंगी। उसकी आवाज में जो ठंडक थी, उसने बड़े बड़े दिग्गजों के पसीने छुड़ा दिए थे। उसने आओ देखा न ताओ वर्तिका को फूलों की तरह अपनी गोद में उठाया और बिजली की गति से हॉल के पिछले दरवाजे की तरफ भागा, जहां उसकी ब्लड प्रूफ गाड़ी पहले से स्टार्ट खड़ी थी। शहर के सबसे बड़े अस्पताल लाइफलाइन के कॉरिडोर में जब वरदान खून से लथपथ वर्तिका को लेकर पहुंचा तो डॉक्टरों की टीम भी सहम गई थी। जैसे ही वर्तिका को स्ट्रेचर पर लिटाया गया, वरदान ने सर्जन का हाथ पकड़ लिया था। उसकी आंखों में आंसू नहीं, सिर्फ इंतकाम की आग थी। अगर उसे कुछ हुआ तो ये अस्पताल और तुम सब नहीं बचोगे। उसे बिल्कुल ठीक करो। पीछे पीछे सुलोचना जी, आस्था और बाकी घरवाले भी पहुंच चुके थे। प्रभाजी रोते रोते निढाल होकर जमीन पर बैठ गई थी। हे भगवान, मेरी बच्ची को बचा लीजिए। कॉरिडोर के कोने में खड़ी भाविका बार बार अपने हाथ साफ कर रही थी, गोया उन पर खून लगा हो, जबकि वो तो वर्तिका के करीब भी नहीं आई थी। उसकी थरथराहट कुछ और ही कहानी बयां कर रही थी। अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर के बाहर लगी रेड लाइट जल उठी थी। गलियारे में केवल प्रभाजी के सिसकने की आवाज गूंज रही थी। वरदान दीवार से सटकर खड़ा था। उसकी काली शर्ट पर वर्तिका के खून के धब्बे अब सूखकर गहरे कत्थई हो चुके थे। उसकी मुट्ठियां इतनी जोर से भिंची हुई थी कि नाखूनों ने उसकी अपनी हथेलियों को जख्मी कर दिया था और उसे दर्द का एहसास तक नहीं था। कुछ ही देर में पुलिस कमिश्नर खुद अस्पताल पहुंच चुके थे। सवाल एक ही था, Z+ सिक्योरिटी, जेमर्स और चप्पे चप्पे पर गार्ड्स होने के बावजूद गोली चली कहां से? पुलिस कमिश्नर खन्ना तेजी से उसकी तरफ बढ़े। सर, शांति वाटिका की पूरी घेराबंदी कर दी गई है। स्नाइपर का कोई नामो निशान नहीं मिला और न ही कोई हथियार बरामद हुआ है। जैमर्स चालू थे तो रिमोट कंट्रोल डिवाइस की संभावना भी कम है। कमिश्नर के शब्द अभी हवा में ही थे कि वरदान की गर्दन धीरे धीरे उनकी तरफ घूमी। उसकी आंखों में जो लालिमा थी, वो अब सिर्फ गुस्सा नहीं था, वो तबाही का ऐलान था। एक एक कदम बढ़ाते हुए वो कमिश्नर के बिल्कुल सामने आकर रुक गया था। वरदान की आंखों में छाई लालिमा ने कमिश्नर जैसे सख्त अधिकारी को भी एक पल के लिए ठिठकने पर मजबूर कर दिया था। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन इतनी खौफनाक कि पूरे कॉरिडोर में सन्नाटा जम गया था। चूक हुई कैसे? कमिश्नर खन्ना के चेहरे पर एक पल को खामोशी छा गई थी। वरदान ने आगे झुककर उसकी आंखों में सीधे देखा और गुस्से से दहाड़ते हुए बोला, अगर सिक्योरिटी में कोई कमी नहीं थी तो मेरी बीवी जख्मी कैसे हुई? उसकी हर बात जैसे चाकू की धार बनकर निकल रही थी। कॉरिडोर में खड़े हर शख्स की सांसें थम गई थीं। कमिश्नर ने खुद को संभालते हुए जवाब देने की कोशिश की, सर, हमने हर एंगल से चेक किया है, शांति वाटिका में परिंदा भी पर नहीं मार सकता। कमिश्नर की बात सुनकर उसने अपनी मुट्ठी दीवार पर दे मारी थी। धाक, दीवार पर खून की हल्की लकीर उभर आई थी, लेकिन उसे दर्द का एहसास तक नहीं हुआ था। परिंदा भी पर नहीं मार सकता।
तो क्या वो गोली आसमान से टपकी थी खन्ना? अगर मेरी लिटिल रैबिट को कुछ भी हुआ ना, तो याद रखना तुम्हारी वर्दी का रंग उसके खून से ज्यादा लाल होगा। मुझे रिपोर्ट नहीं, उस हाथ का पता चाहिए जिसने ट्रिगर दबाया था। प्रधान ने कमिश्नर का कॉलर पकड़कर उन्हें दीवार से सटा दिया था। उसकी आवाज में दर्द और दरिंदगी का ऐसा मेल था कि वहां मौजूद गार्ड्स की रूह तक कांप गई थी। वहीं दूसरी तरफ शहर के एक गुप्त सुरक्षित ठिकाने के अंधेरे कमरे में मंजर कुछ और ही था। सत्यप्रकाश जी के चेहरे पर वह सौम्यता कहीं नहीं थी जो दुनिया के सामने रहती थी। उनके हाथ में थमी रिवॉल्वर की नली थरथराते हुए उस शूटर के माथे पर टिकी थी जो पसीने से नहाया हुआ था। गलती कैसे हुई? सत्यप्रकाश की आवाज फुसफुसाहट जैसी थी, लेकिन उसमें जहर घुला हुआ था। सर सर वो ऐन वक्त पर वरदान सिंह शेखावत मुड़ गया और वो लड़की बीच में। शूटर की आवाज लड़खड़ा रही थी। निशाना वरदान पर था, उस मामूली सी लड़की पर नहीं। सत्यप्रकाश दहाड़े। उनकी आंखों में सत्ता की हवस और नफरत का सैलाब उमड़ आया था। मैंने अपने भाई की उम्र भर सेवा की, उनके तलवे चाटे ताकि वो मुझे मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपे, लेकिन उन्होंने क्या किया? वो कुर्सी उठाकर दे दी उस गंदे खून को, उस नाजायज को। सत्यप्रकाश के चेहरे पर एक बीभत्स मुस्कान उभर आई थी। और तुम ये काम ठीक से नहीं कर सके। उन्होंने कसकर स्नाइपर के बाल पकड़े और उसका चेहरा अपने करीब करते हुए बोले, निशाना तुम थे वरदान। खैर, तुम तो अब बच गए और ये ताज मेरे सिर पर सजेगा, चाहे उसके लिए मुझे तुम्हारी चिता ही क्यों न जलानी पड़े। किस्मत हर वक्त तुम्हारे साथ नहीं होगी। वहीं अस्पताल की उस बेरहम सफेद रोशनी में वरदान शेखावत, जिसे दुनिया एक पत्थर दिल इंसान मानती थी, आज अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। ओटी के बाहर लगा वो छोटा सा कांच का टुकड़ा जिसके पार डॉक्टर वर्तिका की जिंदगी के लिए जंग लड़ रहे थे, वरदान के लिए दुनिया की सबसे ऊंची दीवार बन गया था। उसने धीरे से अपना हाथ अपने सीने पर रखा। उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, जैसे किसी ने उसके फेफड़ों से हवा छीन ली हो। वरदान के घुटने धीरे धीरे जवाब देने लगे और वह दीवार के सहारे वहीं फर्श पर बैठ गया था। उसकी आंखों से एक बूंद टपकी और उसके खून से सने हाथ पर जा गिरी थी। वो इंसान जिसने कभी किसी की मौत पर पलक तक नहीं झपकाई थी, आज अपनी लिटिल रैबिट के लिए बच्चों की तरह बिलखने की कगार पर था। से कुछ नहीं हो सकता, उसने कांपती आवाज में फुसफुसाते हुए कहा। वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। अभी तो मैंने उसे बताया भी नहीं कि वो मेरे लिए क्या है। उसकी आंखों के सामने वो सारे पल घूमने लगे थे। वर्तिका की वो मासूम मुस्कान, उसका डर कर कंबल के पीछे छुप जाना और उसकी वो चहकती हुई आवाज। आज उसी आवाज की जगह कॉरिडोर में मशीनों की बीप और प्रभाजी के सिसकने का शोर था। वरदान ने अपना सिर दोनों हाथों के बीच जकड़ लिया था। उसे महसूस हो रहा था कि किसी को खोने का डर असल में मौत से भी बदतर होता है। तभी ओटी का दरवाजा खुला और मुख्य सर्जन बाहर आए। उनके चेहरे पर छाई थकान और गंभीरता ने वरदान के दिल की धड़कनें जैसे रोक दी थीं। वरदान झटके से खड़ा हुआ, लेकिन उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। डॉक्टर। वरदान की आवाज इतनी धीमी थी कि खुद उसे भी यकीन नहीं हुआ कि ये उसी की आवाज है। सर्जन ने मास्क हटाया और लंबी सांस ली। मिस्टर शेखावत, गोली कंधे के बहुत करीब से गुजरी है, लेकिन अंदरूनी नसों को काफी नुकसान पहुंचा है। बहुत ज्यादा खून बह चुका है। अगले 24 घंटे उनके लिए बहुत नाजुक हैं। अगर उन्हें होश नहीं आया तो। डॉक्टर की बात अधूरी रह गई थी क्योंकि वरदान ने उनका हाथ पकड़ लिया था। उसकी आंखों में अब वह दरिंदगी नहीं, बल्कि एक बेबस इल्तजा थी। उसे होश आएगा डॉक्टर, उसे होश में आना होगा। आप बस अपना काम कीजिए, बाकी मैं देख लूंगा। डॉक्टर के जाते ही वरदान की आंखों के आंसू सूखने लगे और उनकी जगह एक ठंडी जानलेवा चमकने ले ली थी। उसने अपने हाथों पर लगे सूखे खून को देखा। यह वर्तिका का खून था। उसने अपनी मुट्ठी इतनी जोर से भींची कि उसके जख्मों से फिर से ताज़ा खून रिसने लगा था। वह समझ गया था कि यह हमला उस पर था, लेकिन भुगतना उस मासूम को पड़ा। उसे सत्यप्रकाश जी की वह सौम्य मुस्कान याद आने लगी थी। राजनीति के इस गंदे खेल में उसे अब चेहरों के पीछे छिपे असली भेड़ियों की गंध आने लगी थी। वरदान ने अपना फोन निकाला और अपने सबसे वफादार आदमी को कॉल लगाया। उसकी आवाज़ अब पत्थर की तरह सख्त थी। शांति वाटिका के सीसीटीवी फुटेज का एक एक फ्रेम चेक करो। मुझे वो हाथ चाहिए जिसने ट्रिगर दबाया था। फोन कान से लगाए वरदान की आंखें अब पूरी तरह बदल चुकी थीं। अगली सुबह सूरज की पहली किरण लाइफलाइन अस्पताल के ठंडे शीशों से छनकर आईसीयू के फर्श पर पड़ रही थी। वरदान पूरी रात उसी कुर्सी पर बैठा रहा। उसकी नजरें एक पल के लिए भी उस दरवाजे से नहीं हटी थीं। उसकी आंखों में खून उतर आया था, नींद की कमी से नहीं, बल्कि उस खौफनाक इंतकाम की आग से जो उसके अंदर सुलग रही थी। तभी अंदर से मशीनों की बीप तेज हुई और नर्स तेजी से बाहर आई। मिस्टर शेखावत, पेशेंट को होश आ गया है। वरदान के पत्थर चेहरे पर जैसे सुकून लौट आया था। वो झटके से खड़ा हुआ। उसके शरीर का हर रोम रोम वर्तिका के पास दौड़ जाने को बेताब था। वह जैसे ही आईसीयू के दरवाजे की तरफ बढ़ा, नर्स ने उसे रोक लिया था। सर, माफ कीजिएगा, पेशेंट अभी बहुत कमजोर है। उन्होंने सबसे पहले अपनी मम्मी पापा से मिलने की इच्छा जताई है। वरदान के बढ़ते कदम वहीं जम गए थे। एक पल के लिए, बस एक पल के लिए वरदान की सांसें अटक गई थीं।
उसकी उंगलियां मुट्ठी में बदल गई थी। उसने आईसीयू के उस दरवाजे को देखा जिसके उस पार वर्तिका थी, होश में जिंदा, लेकिन उसके बिना। उसके जबड़े भिज गए थे और गले की नसें साफ उभर आई थीं, जिसे उसने अपनी रातों की नींद, अपना चैन और अपना पूरा वजूद सौंप दिया था। वो होश में आते ही किसी और का नाम ले रही थी। भले ही वो उसके माँ बाप थे, पर वरदान के लिए इस वक्त पूरी कायनात का मतलब सिर्फ वह और वर्तिका थे। वो सहन नहीं कर पा रहा था कि वर्तिका उससे पहले किसी और का नाम ले सकती है। पीछे खड़ी प्रभा जी और इंद्रप्रस्थ जी, जो रात भर प्रार्थना कर रहे थे, बदहवास होकर आगे बढ़े। लेकिन जैसे ही उनकी नजर वरदान पर पड़ी, उनके कदम ठिठक गए थे। वरदान की आंखों की वो सुर्ख लालिमा, चेहरे पर जमी रात भर की थकान और वो खौफनाक खामोशी देखकर प्रभा जी का दिल कांप गया था। उन्हें ऐसा लगा जैसे उनके सामने उनका दामाद नहीं, बल्कि साक्षात यमराज खड़ा हो। वरदान ने एक शब्द नहीं कहा। उसने बस धीमी गति से अपना रास्ता छोड़ा और दरवाजे से हटकर दीवार से सट गया था। इंद्र जी ने कांपते हाथों से आईसीयू का दरवाजा खोला और वे दोनों अंदर चले गए थे। वरदान वहीं खड़ा रहा था। शीशे के उस छोटे से हिस्से से वरदान की नजरें वर्तिका पर गड़ी थीं। अंदर का मंजर किसी के लिए भावुक हो सकता था। एक बेटी अपनी माँ के सीने से लगकर रो रही थी, पिता उसके सिर पर हाथ फेर रहे थे, लेकिन वरदान के लिए ये मंजर उसके सीने में तेजाब की तरह उतर रहा था। उसके लिए प्यार का मतलब बांटना कभी था ही नहीं। उसके लिए प्यार का मतलब था पूर्ण अधिकार। वरदान की मुट्ठियां इतनी जोर से भिजी थीं कि उसके पोर सफेद पड़ गए थे। उसकी आंखों में जो सुकून कुछ देर पहले आया था, वह अब एक हिंसक जलन में बदल चुका था। उसे चिढ़ हो रही थी उन हाथों से जो वर्तिका को छू रहे थे, उस आवाज से जो वर्तिका को दिलासा दे रही थी। अचानक वरदान ने अपनी कलाई पर बंधी घड़ी की तरफ देखा। 5 मिनट। उसने उन्हें 5 मिनट दिए थे और अब उसके सब्र का बांध टूट रहा था। उसने आईसीयू का दरवाजा बिना दस्तक दिए एक झटके में खोल दिया था। दरवाजा दीवार से टकराकर एक गूंजती हुई आवाज के साथ खुला। अंदर मौजूद तीनों लोग, प्रभा जी, इंद्रप्रस्थ जी और खुद वर्तिका, सहम कर उसकी तरफ देखने लगे थे। वरदान के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, सिवाय एक ठंडी जिद के। वह सीधा बेड की तरफ बढ़ा। अंदर वर्तिका बेड पर लेटी थी, बेहद कमजोर। उसके पास प्रभा जी बैठी थी, आंखों में आंसू लिए, उसका हाथ पकड़े हुए थी। समय खत्म हुआ। वरदान की आवाज इतनी धीमी और भारी थी कि कपड़े का तापमान गिरता हुआ महसूस हो रहा था। प्रभा जी चौंक गई थीं, पर दामाद जी, डॉक्टर ने। लेकिन वरदान ने उनकी बात सुनी ही नहीं। उनकी नजरें सिर्फ वर्तिका पर थीं, जैसे कमरे में कोई और था ही नहीं। उसने धीरे से प्रभा जी का हाथ वर्तिका की हथेली से अलग किया, लेकिन उसकी पकड़ में वो सख्ती थी जो साफ बता रही थी कि वो किसी को भी बीच में नहीं आने देगा। उसका ये बर्ताव इतना अचानक और बेरुखा था कि इंद्रप्रस्थ जी के चेहरे पर अपमान की लकीरें उभर आई थीं। मैंने कहा समय खत्म हुआ, बाहर निकलिए। आप ये क्या कह रहे हैं वरदान? हम उसके माँ बाप हैं। इंद्रप्रस्थ जी ने हिम्मत जुटाकर कहा। वरदान ने गुस्से भरी नजरों से उन्हें देखा। उसकी आंखों में वह खौफनाक रूप अब उन्हें डरा रहा था। वह एक कदम उनकी तरफ बढ़ा। उसका विशाल शरीर उनके सामने एक दीवार की तरह खड़ा हो गया था। वो मेरी पत्नी है। इसकी हर सांस, इसका हर आंसू अब मेरी जिम्मेदारी है। आपने इसे जन्म दिया होगा, लेकिन उसकी हर सांस पर अब मेरा हक है। सुलोचना जी ने आगे बढ़कर स्थिति संभालने की कोशिश की। वरदान, ये वक्त। वरदान ने पहली बार उनकी तरफ देखा। मुझे मेरी बीवी से बात करनी है। उसकी आंखों में साफ लिखा था, कोई बीच में नहीं आएगा। कमरे का माहौल इतना भारी हो गया था कि एक एक करके सब बाहर निकल गए थे। दरवाजा बंद हो गया था। अब कमरे में सिर्फ 2 लोग थे, वरदान और वर्तिका। कुछ सेकंड खामोशी, फिर वरदान उसके बिल्कुल पास आया, इतना पास कि उसकी सांसें वर्तिका के चेहरे से टकराने लगी थीं। वरदान जैसे ही उसके पास झुका, उसकी नजर सीधे उसके कंधे पर गई। पट्टी के नीचे से हल्का सा खून रिस रहा था। उसकी सांस अटक गई थी। तुम ठीक तो हो ना? इस बार उसकी आवाज में न हक था न गुस्सा, सिर्फ घबराहट थी। वो तुरंत आगे बढ़ा, बहुत सावधानी से। उसकी उंगलियां हवा में ही रुक गई थी, जैसे उसे डर हो कि कहीं उसके छूने से भी उसे दर्द ना हो जाए। उसने धीरे से उसके कंधे के पास हाथ ले जाकर पट्टी के किनारे को देखने की कोशिश की। दर्द हो रहा है, उसने धीरे से फुसफुसाया। वर्तिका ने उसकी तरफ देखा। एक पल के लिए उसकी आंखों में वही पुरानी तड़प दिख रही थी, लेकिन अगले ही सेकंड उसने उसका हाथ झटक दिया था। देखिए सर, दूर दूर रहिए हमसे। वरदान ठिठक गया था। वर्तिका की आवाज कांप रही थी, गुस्से और दर्द दोनों से। हम नाराज हैं आपसे। आपने हमारे मम्मी पापा को बाहर क्यों भेजा? देखा नहीं था आपने वो कितने उदास थे? बेचारे कितनी उम्मीदें लेकर आए थे। वर्तिका ने बिना रुके अपनी भड़ास निकालनी शुरू कर दी थी। वरदान के हाथ हवा में ठिठक गए थे। उसे उम्मीद नहीं थी कि जिस लड़की को उसने अभी हक से डराया था, वो उसे सर कहकर डांटने लगेगी। सुनो, मैं बस क्या? आपको पता है वो आपके कितने बड़े फैन हैं। पापा तो आपके आर्टिकल्स काट काट कर रखते हैं, लेकिन हमें पता था, हमें अच्छे से पता था कि आप अपनी इस लकड़ भक्के वाली अकड़ से एक ना एक दिन उनका दिल जरूर दुखाएंगे।
इसलिए तो आज तक हमने उन्हें आपसे नहीं मिलवाया था। और आज आज आपने साबित कर ही दिया कि आप सिर्फ एक खड़ूस बॉस ही नहीं, एक नंबर के हार्टलेस इंसान हैं। वरदान का झपड़ा बुरी तरह भिज गया था। वह धीरे धीरे वर्तिका की तरफ झुका, इतना करीब कि वर्तिका को उसकी गर्म सांसें अपनी नाक पर महसूस होने लगी थी। कमरे का तापमान जैसे एकदम गिर गया था। हार्टलेस। वरदान की आवाज इतनी धीमी थी कि वे एक फुसफुसाहट जैसी लगी, लेकिन उसमें छिपी चेतावनी जैसे किसी बिजली के कड़कने से कम नहीं थी। उसने अपने दोनों हाथ वर्तिका के बिस्तर के दोनों तरफ टिका दिए थे, उसे अपने घेरे में कैद करते हुए। वर्तिका, जो अभी तक शेरनी बनी हुई थी, वरदान की आंखों में वह गहरा काला समंदर देखकर अंदर तक कांप गई थी। उसे एहसास हुआ कि उसने शायद गलत इंसान से पंगा ले लिया है। तुम्हें लगता है कि मैं सिर्फ एक हार्टलेस इंसान हूँ? वरदान ने उसकी आंखों में आंखें डालकर पूछा। उसकी आवाज में एक अजीब सा दर्द और जुनून मिला हुआ था। तुम्हें अंदाजा भी है लिटिल रैबिट कि जब तुम उस फर्श पर खून में लथपथ गिरी थी तो इस हार्टलेस इंसान का दिल धड़कना बंद हो गया था। वर्तिका की बोलती बंद हो गई थी। उसने देखा कि वरदान की शर्ट पर अभी भी उसके खून के सूखे हुए कतई धब्बे हैं। उसका हाथ जो बिस्तर की चादर को जकड़े हुए था, उन पर भी खरोंचें थी। तुम्हारे माँ बाप तुम्हें जन्म दे सकते हैं, तुम्हारी फिक्र कर सकते हैं, लेकिन तुम्हारी इस एक खरोंच के बदले तबाही मैं ला सकता हूँ। वरदान ने एक एक शब्द चबाकर कहा। और रही बात उन्हें बाहर निकालने की, तो याद रखना, जब तुम उस ओटी के अंदर मौत से लड़ रही थी तो बाहर खड़ा ये खड़ूस बॉस अपनी जिंदगी को देखने के लिए तड़प रहा था। मुझे हक है तुम्हें सबसे पहले देखने का, सिर्फ मुझे। वर्तिका ने हड़बड़ाहट में नजरें चुराने की कोशिश की। पर वो बुरा मान गए होंगे, उसने हकलाते हुए कहा। वरदान के होठों पर एक बहुत हल्की लेकिन गहरी और जानलेवा मुस्कान उभर आई थी। बुरा। वरदान ने फुसफुसाते हुए उसके कान के पास अपना चेहरा झुकाया। उन्हें बुरा लगने दो वर्तिका, मुझे फर्क नहीं पड़ता। वरदान के शब्द वर्तिका के कानों से टकराकर सीधे उसके दिल के पार हो रहे थे। कमरे की हवा भारी थी और वरदान की नजदीकी, उसके परफ्यूम की वो सौंधी सी खुशबू और उसकी गर्म सांसें वर्तिका की गर्दन पर रोंगटे खड़े कर रही थी। वरदान ने अपना हाथ धीरे से बढ़ाकर वर्तिका के चेहरे के पास अटकी एक जुल्फ को पीछे किया। उसकी उंगलियों का हल्का सा स्पर्श वर्तिका को करंट जैसा लगा था। वरदान की आंखों में इस वक्त जो जुनून था, वो किसी को भी पिघला देने के लिए काफी था। वर्तिका ने उसे टोकने के लिए मुंह खोला। सुनिए आप, लेकिन शब्द गले में ही फंस गए थे। वरदान की गहरी काली आंखें अब उसके होठ पर टिकी थीं। वर्तिका का दिल इतनी जोर से धड़कने लगा जैसे वो भी पसलियां तोड़कर बाहर आ जाएगा। अचानक वर्तिका को ऐसा लगा जैसे वरदान ने अपनी पकड़ और मजबूत कर ली है। वो धीरे धीरे और नीचे झुक रहा है और अब बस एक सेकंड और वो उसके होठों को अपने अधिकार से सील कर देगा। वर्तिका ने अनजाने में ही अपनी आंखें मूंद ली थी और उसके होंठ हल्के से कांपने लगे, जैसे वो उस किसका इंतजार कर रही हो। उसे महसूस हुआ कि वरदान का चेहरा अब बस कुछ मिलीमीटर दूर है। वर्तिका, समझी मेरी बात? वरदान की भारी आवाज ने उसे हकीकत में वापस पटक दिया था। वर्तिका की आंखें झटके से खुली। सामने वरदान वैसे ही खड़ा था और उसे गौर से देख रहा था, लेकिन कोई किसविस नहीं हो रही थी। वो तो बस उसे अपनी बात समझाने की कोशिश कर रहा था। वर्तिका का चेहरा शर्म से टमाटर जैसा लाल हो गया था। उसने झटके से वरदान को हल्का सा धक्का दिया जितनी उसमें जान थी और चादर को गले तक खींच लिया। हे भगवान, ये मुझे क्या हो गया है? उसने मनी मन खुद को कोसा। मैं हॉस्पिटल के बेड पर पड़ी हूँ, कंधे पर पट्टी बंधी है, मम्मी पापा बाहर खड़े रो रहे होंगे और दिमाग में इस खड़ूस लकड़बग्गे के बारे में ऐसे वैसे ख्याल आ रहे हैं। छी वर्तिका, कितनी बेशर्म हो गई है तू। उसने अपनी नजरें चुराई और तेजी से पलके झपकाते हुए बुदबुदाई। आप जरा दूर हटिए, हवा आने दीजिए। और ये सब क्या है? मैं बीमार हूँ और आप मुझे डरा रहे हैं। उसने अपने गालों को छुआ जो अभी भी तप रहे थे। कहीं इन्हें पता तो नहीं चल गया कि मैं क्या सोच रही थी? नहीं, ये तो अंतर्यामी नहीं है। वर्तिका अपने गालों पर हाथ रखकर खुद से ही बड़बड़ा रही थी। पर ये इतने हॉट क्यों लग रहे हैं आज? नहीं वर्तिका, कंट्रोल। ये वही इंसान है जिसने तेरे पापा को बाहर निकाला है। इन्हें खड़ूसी रहने दे, हैंडसम मत बना। वरदान उसे इस तरह बड़बड़ाते हुए देख रहा था। उसके चेहरे की लाली और उसकी घबराहट देखकर वरदान के माथे पर बल पड़ गए थे, लेकिन उसकी मासूमियत देखकर हल्की सी मुस्कान आ गई थी। उसने उसे देखते हुए कहा, गोली लगी है फिर भी जुबान पूरी चल रही है। वर्तिका ने बिना रुके जवाब दिया। अगर सामने लकड़बग्गा खड़ा हो तो चुप रहना मुश्किल होता है। वो नहीं चाहती थी कि वरदान को उसके ख्याली पुलाव का अंदाजा भी हो। वरदान के चेहरे पर आए गुस्से के भाव एक पल के लिए ठिठक गए थे। उसने अपनी आंखें सिकुड़ी और दांत पीसते हुए बेहद कम आवाज में पूछा, ये लकड़बग्गा क्या होता है? वर्तिका ने उसकी आंखों में आंखें डालकर अपनी गर्दन अकड़ाई। दर्द से उसका कंधा खसक रहा था, लेकिन जुबान रुकने को तैयार नहीं थी।
उसने चिढ़ते हुए कहा, हमें नहीं पता। वो उस दिन जंगल में भेड़िए थे ना, बस उन्हीं की फैमिली से होगा, कोई ममेरा या चचेरा भाई। वरदान एक पल के लिए सन रह गया था। उसकी वाइफ उसे खूंखार भेड़ियों का रिश्तेदार बता रही थी। ममेरा या चचेरा भाई। वरदान उसके और करीब आया, इतना करीब कि वर्तिका को उसकी गर्म सांसें अपने माथे पर महसूस होने लगी थी। तुम्हें लगता है मैं उन जानवरों जैसा हूँ? बिल्कुल, वर्तिका ने बिना डरे जवाब दिया। जैसे वो बिना पूछे हमला करते हैं, वैसे ही आप बिना पूछे हक जताते हैं, और फिर आपके पास आने से हमें गंदे गंदे थॉट आते हैं। वो मन ही मन बड़बड़ाई। उसकी बात सुनकर वरदान के होठों पर एक गहरी और डरावनी मुस्कान उभर आई थी। उसने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और वर्तिका के कंधे को बेड पर टिका दिया था। उसे अपने घेरे में लेते हुए कहा, अगर मैं लकड़बग्गा हूँ वर्तिका, और तुम? उसने हल्का सा झुककर कहा, तुम क्या हो? वर्तिका ने तुरंत जवाब दिया, हम इंसान हैं। वरदान की नजर फिर उसके कंधे पर गई थी। उसने बिना पूछे फिर से हाथ बढ़ाया, इस बार और भी धीरे। लेकिन जैसे ही उसने उसे छूना चाहा, वर्तिका फिर से पीछे हट गई थी। टच मत कीजिए। वरदान के जबड़े की नसें तन गई थी, लेकिन उसने खुद को रोका। ड्रेसिंग बदलनी पड़ेगी, उसने दबे हुए गुस्से में कहा। डॉक्टर है ना यहाँ? वर्तिका ने पलटकर कहा, मैं भी कर सकता हूँ। उसकी आवाज लो थी, लेकिन कंट्रोल्ड। वर्तिका ने उसे घूरा, आप नहीं, आप सीएम हैं। वरदान उसकी बात पर हल्का सा मुस्कुराया और थोड़ा झुका। लेकिन तभी वरदान का फोन बजा। उसने स्क्रीन देखी, उसके वफादार आदमी का कॉल था। सीसीटीवी फुटेज मिल गई है। वरदान एक झटके में उससे दूर हुआ और दरवाजे की तरफ मुड़ गया था। उसने जाते जाते मुड़कर वर्तिका को देखा, जो अभी भी सहमी हुई उसे देख रही थी। चुपचाप लेटी रहो, और अगली बार मुझे लकड़बग्गा कहने की हिम्मत मत करना। तुम मेरी बीवी हो, और तुम्हें खोने का ख्याल भी मुझे बर्बाद कर देता है। अपनी जुबान को लगाम देना सीखो। ज्यादा बोलोगी तो फिर मुझे तुम्हें अपने तरीके से चुप कराना पड़ेगा, लिटिल रैबिट। वरदान की बात सुनकर वह अपना तकिया सीधे करते हुए तुनक कर बोली, क्या करेंगे आप? डराइए मत हमें, ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेंगे? फिर उसने मन ही मन सोचा, कहीं किस तो नहीं कर लेंगे। वरदान जो दरवाजे से बाहर निकलने ही वाला था, लेकिन उसके कदम वहीं थम गए थे। वह धीरे से पलटा। उसके चेहरे पर जो शिकारी वाली मुस्कान आ गई थी, उसने कमरे की हवा ही बदल दी थी। वह वापस बेड की तरफ बढ़ा, धीमे नपे तुले कदमों से। उसने वर्तिका के चेहरे के इतने करीब अपना चेहरा टिकाया कि वर्तिका को अपनी पलकें झपकना भी भारी लगने लगा था। तुम सच में जानना चाहती हो कि मैं क्या कर सकता हूँ? वरदान की आवाज इतनी भारी और मखमली थी कि वर्तिका के कान सुन हो गए थे। उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो साफ कह रही थी, वह अब बॉस नहीं, एक पति के तौर पर जवाब देगा। वर्तिका का दिल मुंह को आ गया था। उसे अचानक एहसास हुआ कि उसने फिर से शेर की पूंछ पर पैर रख दिया है। हे भगवान, मेरी जुबान इतनी तेज क्यों चलती है इन लाड गवर्नर के सामने? क्यों मैं अपनी मौत को खुद दावत देती हूँ? उसने मन ही मन खुद को कोसा। घबराहट में वह बेड पर पीछे की तरफ खिसकने लगी थी। अरे, हमारा वो मतलब नहीं था, आप जाइए ना, आपको तो वो फुटेज देखनी थी। पर पीछे हटने की हड़बड़ी में उसके घायल कंधे पर जोर पड़ गया। उसके मुंह से एक तीखी करहा निकली और डर के मारे उसकी आंखें खिंच गई थीं। वर्तिका। प्रधान का सारा गुस्सा एक पल में काफूर हो गया था। उसने झपट कर उसे अपनी बाहों के मजबूत घेरे में थाम लिया था। उसकी पकड़ में ऐसी फुर्ती और सुरक्षा थी कि वर्तिका को लगा जैसे वह किसी अभेद दीवार से टकरा गई हो। हिलने की जरूरत क्या है? तमीज से एक जगह नहीं बैठ सकती? वरदान ने उसे बहुत धीरे से वापस लिटाया। उसके हाथों की सख्ती अब रेशम जैसी कोमलता में बदल चुकी थी। उसने वर्तिका के माथे पर आए पसीने को अपनी उंगलियों से पोंछा और उसके बिखरे हुए बालों को बहुत प्यार से सहलाते हुए पीछे किया। चुपचाप लेटी रहो, उसने लगभग फुसफुसाते हुए कहा, जैसे किसी छोटे बच्चे को पुचकार रहा हो। आराम करो, तुम्हें गोली लगी है, सीढ़ियों से नहीं गिरी हो कि झाड़कर खड़ी हो जाओगी। वर्तिका। उसकी इस अचानक आई नरमी से और भी उलझ गई थी। जब वरदान उसे इस तरह देखता था तो उसे समझ नहीं आता था कि वह गुस्सा करे या पिघल जाए। उसने चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया और धीरे से बुदबुदाई, जब आप राहु केतु की तरह हमारी कुंडली में आकर जम गए हैं तो गोली तो बहुत छोटी चीज है। क्या पता अगले मोड़ पर आपके दुश्मन हमें रॉकेट से बांधकर ही उड़ा दें। वरदान जो जाने के लिए मुड़ा था, ये सुनकर उसके होठों पर एक असली मुस्कान आ गई थी। उसने बिना पीछे मुड़े कहा, रॉकेट से उड़ने के लिए भी तुम्हें मेरी इजाजत लेनी होगी लिटिल रैबिट, और मैं तुम्हें इतनी दूर जाने नहीं दूंगा। दरवाजा एक भारी आवाज के साथ बंद हो गया था और वर्तिका खाली कमरे में अपनी तेज धड़कनों को सुनने लगी थी। अस्पताल के बाहर वरदान की काली रेंज रोवर टायर चटकाते हुए निकली थी। उसकी आंखों में वो खून सवार था जो किसी को भी जिंदा जलाने की ताकत रखता था। स्टीयरिंग पर उसकी पकड़ इतनी सख्त थी कि उसके पोर सफेद पड़ गए थे। उसने डैशबोर्ड पर रखे टैब को एक हाथ से ऑन किया और अपने वफादार आदमी को दहाड़ते हुए कहा, मुझे अभी के अभी
वो सीसीटीवी फुटेज टैब पर भेजो। 1 सेकंड भी देरी नहीं होनी चाहिए। फुटेज लोड होते ही उसकी नजरें स्नाइपर की धुंधली परछाई पर टिक गई थीं। उसने तुरंत पुलिस कमिश्नर को फोन लगाया। कमिश्नर की लोकेशन ट्रेस हो चुकी थी, पुरानी मिल के पास वाली बिल्डिंग। मुझे पूरी फोर्स वहां चाहिए, लेकिन याद रखना वो जिंदा चाहिए मुझे। प्रधान की आवाज में मौत का फरमान था। जब तक पुलिस की गाड़ियां वहां पहुंचती, प्रधान अपनी गाड़ी से उतर चुका था। हाथ में गन लिए वे सीढ़ियां फांदता हुआ उस छत पर पहुंचा जहां से गोली चली थी। लेकिन वहां पहुंचते ही उसके जबड़े भेज गए थे। सामने सिर्फ एक डेड बॉडी पड़ी थी। स्नाइपर के पकड़े जाने के डर से या किसी ने अपना नाम सामने आने के डर से उसे रास्ते से हटा दिया था। प्रधान ने पूरी ताकत से अपनी मुट्ठी दीवार पर दे मारी थी और उसके हाथ से खून रिसने लगा था, पर उसे दर्द महसूस नहीं हो रहा था। उसे नफरत हो रही थी इस बात से कि वह उस इंसान को खुद सजा नहीं दे पाया था जिसने उसकी वर्तिका को छूने की हिम्मत की थी। तभी दीवार के एक कोने में उसकी नजर जमीन पर गिरे एक चांदी के बटन पर पड़ी। उसने झुककर उसे उठाया। उस बटन पर एक खास किस्म का लोगो बना था। उसे देखते ही वरदान का चेहरा नफरत और खौफनाक शांति से भर गया था। उसे समझ आ गया था कि ये घर के ही किसी भेदी का काम है। वहीं लाइफलाइन अस्पताल के कमरे में माहौल पूरी तरह बदला हुआ था। वर्तिका अब अपने पिता इंद्रज जी की गोद में सिर रख कर लेटी थी। प्रभा जी बड़े प्यार से उसे सूप पिला रही थी। कमरे में आस्था, विज्ञान और अर्णव भी मौजूद थे, जिनकी आंखों में वर्तिका के लिए फिक्र साफ दिख रही थी। कमरे के एक कोने में खड़ी भाविका अपनी मसूड़े भींच रही थी। उसकी आंखों में जलन की ऐसी आग थी जिसे वह सबसे छुपा रही थी। उसने मन ही मन कहा, मैं नहीं जानती कि तुम्हें गोली किसने मारी, पर काश ये 2 इंच नीचे लगी होती तो तुम हमेशा के लिए मेरे रास्ते से हट चुकी होती। पर अभी भी मैंने हार नहीं मानी है। मैं तुम्हें वरदान की जिंदगी से निकाल कर रहूंगी। मैं भी देखती हूँ कि कब तक वरदान अपनी दरिंदगी को तुमसे छुपा कर रखता है। जिस दिन वह टूटेगा उस दिन तुम खुद उससे दूर भागोगी। तभी इंद्रप्रस्थ जी ने वर्तिका का हाथ अपने हाथों में ले लिया था। उनकी आवाज कांप रही थी। बेटा अब बहुत हो गया। जैसे ही तुम ठीक हो जाओगी तुम हमारे साथ घर चलोगी। सीएम साहब का व्यवहार तुम्हारे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं है। मैं नहीं चाहता मेरी फूल जैसी बेटी इस तरह के खौफनाक और जबरदस्ती के रिश्ते में रहे। वर्तिका ने हैरानी से अपने पिता को देखा। उसे वरदान का वो हक याद आया और वह जुनून भी जो उसने उसकी आंखों में देखा था। वह असमंजस में थी कि वरदान उसके लिए रक्षक है या भक्षक। पर उसने बिना कोई जवाब दिए उनके सीने में सिर छुपा लिया था। वहीं मील की धूल भरी सड़कों से निकलकर वरदान की गाड़ी शांति वाटिका के गेट पर पहुंच चुकी थी। टायरों की चीख ने ही बता दिया था कि अंदर मौत का सन्नाटा छाने वाला है। वरदान के चेहरे पर छाई हुई खौफनाक शांति किसी बड़े तूफान का संकेत थी। शांति वाटिका के मुख्य हॉल में शहर के रईस और रसूखदार लोग पिछले 24 घंटे से नजरबंद थे। सूर्य प्रताप जी हाथ जोड़कर सबसे माफी मांग रहे थे। मुझे खेद है कि आप सबको इस असुविधा का सामना करना पड़ा, लेकिन सुरक्षा कारणों से ये जरूरी था। तभी वरदान की भारी आवाज हॉल में गूंजी, दरवाजे खोल दिए जाएं। सबकी नजरें वरदान पर टिकी। उसके कपड़ों पर सूखे खून के निशान और आंखों में उतर आई दरिंदगी देखकर मेहमानों के गले सूख गए थे। लोग जल्दी जल्दी वहां से निकलने लगे थे, लेकिन जाते जाते उन्होंने सूर्य प्रताप जी से शिष्टता दिखाई। इट्स ओके सूर्य प्रताप जी, हम समझ सकते हैं, सुरक्षा सर्वोपरि है। प्रधान ने एक नजर भी उन मेहमानों पर नहीं डाली। उसकी नजरें सिर्फ एक शिकारी की तरह अपने शिकार को ढूंढ रही थीं। वरदान तेज कदमों से सत्यप्रकाश के स्टडी रूम की ओर बढ़ गया था। जैसे ही वह अंदर दाखिल हुआ, सत्यप्रकाश अपनी कुर्सी पर बड़े इत्मीनान से बैठे एक फाइल देख रहे थे, बिना एक शब्द बोले। वरदान ने बिजली की फुर्ती से सत्यप्रकाश की कॉलर पकड़ी और उन्हें कुर्सी से ऊपर उठा लिया था। उसकी मुट्ठी सत्यप्रकाश के गले के पास इतनी कसी हुई थी कि उनका दम घुटने लगा था। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? वरदान की आवाज किसी घायल शेर की दहाड़ जैसी थी। मेरी बीवी को छूने की जरूरत कैसे की तुमने? सत्यप्रकाश के चेहरे पर डर के बजाय एक बीभत्स और कड़वी हंसी उभर आई थी। उन्होंने मुश्किल से शब्द चबाए, कोई सबूत है तुम्हारे पास, या बस अंधेरे में तीर चला रहे हो मुख्यमंत्री साहब? वरदान ने अपने कोट की जेब से वह चांदी का बटन निकाला और सत्यप्रकाश की आंखों के सामने लहराया। ये बटन और इस पर लगा तुम्हारे उस महंगे परफ्यूम का एहसास। मुझे सबूत की जरूरत नहीं है सत्यप्रकाश। सत्यप्रकाश ने एक टेढ़ी मुस्कान दी। ये बटन ये तो सूर्य प्रताप भाई साहब भी इस्तेमाल करते हैं। उनके भी सारे कोट इसी डिजाइनर से सिलते हैं। क्या आप अपने पिता का गला दबाओगे?
वरदान का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया था। उसने बटन को जमीन पर फेंका और सत्य प्रकाश का गला दोनों हाथों से भींच लिया था। आई नो इट्स यू। मुझे गुमराह करने की कोशिश मत करो। तुमने वर्तिका पर वार किया है और इसकी सजा सिर्फ मौत है। सत्य प्रकाश का चेहरा नीला पड़ने लगा था। उनकी सांसें अटक रही थी, लेकिन फिर भी वे हंस रहे थे। एक ऐसी हंसी जो उकसाने वाली थी। कानून सबूत मांगता है वरदान, और सत्य प्रकाश अपने पीछे कभी सबूत नहीं छोड़ता। तभी दरवाजे से एक कड़कती हुई आवाज आई, वरदान, ये क्या पागलपन है। सूर्य प्रताप जी ने अंदर आकर झटके से वरदान का हाथ सत्य प्रकाश के गले से हटाया। वे गुस्से और शर्मिंदगी से कांप रहे थे। तुम कभी हमारा सिर झुकाने से बाज नहीं आओगे। अपने ही चाचा पर हाथ उठा रहे हो, वो भी बिना किसी ठोस वजह के। वरदान ने एक नजर अपने पिता को देखा। उनकी आंखों में वही पुराना आदर्शवाद था जो अक्सर सच को देख नहीं पाता था। वरदान ने अपने हाथ पीछे किए, लेकिन वह सत्य प्रकाश की और करीब झुका। उसने सत्य प्रकाश के कान के पास जाकर इतनी धीमी आवाज में कहा कि सिर्फ उन्हें सुनाई दे, मिस्टर शेखावत, तुम्हें हमेशा मुझसे नहीं बचा पाएंगे सत्य प्रकाश। याद रखना, जिस दिन मेरा सब्र टूटा, न कानून बीच में आएगा और न ये दीवारें। वर्तिका का एक एक कतरा खून मैं तुम्हारी रगों से निचोड़ लूंगा। वरदान मुड़ा और बिना पीछे देखे कमरे से बाहर निकल गया था। पीछे खड़े सत्य प्रकाश अपना गला सहलाते हुए उसे देख रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में अब एक नया खेल शुरू होने की चमक थी। 3 दिन बीत चुके थे। अस्पताल की सफेद दीवारों और दवाइयों की गंध से पीछा तो छूट गया था, लेकिन वर्तिका के लिए ये आजादी नहीं, बल्कि एक नए पिंजरे की शुरुआत थी। वरदान ने उसके माता पिता की एक ना सुनी और अपनी उसी अकड़ के साथ उसे जबरदस्ती शांति वाटिका अपने कमरे में ले आया था। बेड पर बैठी वर्तिका गुस्से और बेबसी के मिले जुले आंसुओं से जूझ रही थी। उसका घायल कंधा अभी दर्द कर रहा था और वो बेड पर बैठी बैठी जोर जोर से बड़बड़ा रही थी। उसने एक रेड नाइट टी शर्ट और पजामा पहना हुआ था। घमंडी कहीं के, बेशर्म इंसान, जालिम, राक्षस। अपने आप को समझते क्या है? क्या मैं कोई खिलौना हूं जिसे जब चाहा उठाकर कहीं भी रख दिया? उसकी आंखों से एक मोटा आंसू टपका, जिसे उसने गुस्से में पहुंच दिया था। तभी कमरे का दरवाजा खुला। वरदान अंदर दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर वही चिर परिचित कठोरता थी, लेकिन आंखों में वर्तिका को सुरक्षित देख पाने का एक सुकून भी था, जिसे वह कभी जाहिर नहीं होने देता था। यहाँ देखो। वरदान की भारी आवाज कमरे में गूंजी। वो उसकी ड्रेसिंग चेंज करने के लिए आया था। वर्तिका ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। उसने तुरंत अपना ब्लैंकेट खींचा और झटके से मुंह फेर कर लेट गई थी। कितनी अकड़ है इस इंसान के अंदर, शक्ल भी नहीं देखनी है मुझे इनकी। वह कंबल के अंदर से ही बुदबुदाई। वरदान के कदम बेड की तरफ बढ़े। वर्तिका का इस तरह उसे नजरअंदाज करना उसके भीतर की आग को भड़का देता था। उसने बेड के किनारे खड़े होकर गहरी सांस ली। उसका धैर्य जवाब दे रहा था। वर्तिका, मैंने कहा मेरी तरफ देखो। इस बार उसकी आवाज में गुस्सा साफ झलक रहा था। वर्तिका ने कंबल को और कसकर ओढ़ लिया और अंदर से ही चिल्लाई, नहीं देखूंगी। आप एक नंबर के बदतमीज इंसान हैं। आज आपने मेरे पापा की फिर से सबके सामने इंसल्ट की। वे मुझे घर ले जाना चाहते थे और आप मुझे किसी सामान की तरह जबरदस्ती उठाकर यहाँ ले आए। आपको क्या लगता है आप मुख्यमंत्री हैं तो दुनिया आपके कदमों में झुकेगी? वरदान ने एक झटके में उसके ऊपर से ब्लैंकेट खींचकर फेंक दिया था। वर्तिका सकपकाकर उठ बैठी थी। उसकी आंखों में गुस्सा और डर एक साथ नाच रहे थे। वरदान बेड पर झुका और अपने दोनों हाथ उसके दोनों तरफ टिका दिए थे, उसे अपने घेरे में कैद करते हुए। उसका चेहरा वर्तिका के चेहरे से महज कुछ इंच पर दूर था। उसकी आंखों में जुनून की वह सुर्ख लहर दौड़ गई थी, जिसे देखकर वर्तिका की सांसें अटक गई थी। अब कान खोलकर सुन लो, वरदान ने दांत पीसते हुए धीमी और खतरनाक आवाज में कहा। सोते या जागते तुम्हारा चेहरा मेरी तरफ ही रहना चाहिए। तुम्हारी आंखें सिर्फ और सिर्फ मुझे ही देखेंगी। तुम इसी कमरे में रहोगी और इसी बिस्तर पर सोओगी। हर सुबह जब मेरी नींद खुलेगी तो सबसे पहले मेरा चेहरा देखोगी। वर्तिका का गला सूख गया था, पर उसका गुस्सा कम नहीं हुआ था। ऐसा कभी नहीं होगा। आप मेरा शरीर यहाँ रख सकते हैं, पर मुझे मजबूर नहीं कर सकते कि मैं आपको पसंद करूं या आपका चेहरा देखूं। आप एक पत्थर दिल इंसान हैं। वरदान की मुस्कान इस बार और भी गहरी और डरावनी थी। उसने वर्तिका की ठोड़ी को अपनी उंगलियों से सख्ती से पकड़ा और ऊपर उठाया। पसंद? मुझे तुम्हारी पसंद से कोई लेना देना नहीं लिटिल रैबिट। और रही बात तुम्हारे पिता की, तो उन्हें शुक्रगुजार होना चाहिए कि मैंने उनसे कुछ नहीं कहा। बस इज्जत से बोला कि मेरी बीवी मेरे साथ जाएगी, वरना जो मेरी चीज छीनने की कोशिश करता है मैं उसका वजूद मिटा देता हूँ। वर्तिका ने झटके से अपना चेहरा छुड़ाया
हम आपकी चीज नहीं है सर। वर्तिका की सिसकियां अब और भी गहरी होने लगी थीं। उसने अपने कांपते हाथों से अपनी आंखों के आंसू पोंछे, लेकिन वे रुक नहीं रहे थे। वह वरदान की लोहे जैसी पकड़ और उसकी बर्फीली आंखों को देख रही थी, पर इस बार उसके डर से ज्यादा उसकी बेबसी झलक पड़ी थी। वर्तिका ने हिचकी लेते हुए बेहद मासूमियत और दर्द भरी आवाज में कहा, आप एक निष्ठुर इंसान हैं, पत्थर दिल। ऐसा लगता है जैसे आपने कभी माता पिता का प्यार देखा ही ना हो। आपको पता भी है कि माता पिता अपने बच्चों से कितना प्यार करते हैं। उनके लिए उनके बच्चे पूरी दुनिया होते हैं, कोई चीज नहीं जिसे जबरदस्ती छीन लिया जाए। वर्तिका की ये बातें वरदान के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतरी थीं। प्यार, माता पिता, ये शब्द उसके लिए किसी गाली से कम नहीं थे। अचानक वरदान की पकड़ ढीली पड़ने लगी थी। उसकी आंखों में वह सुर्ख लहर अब एक खौफनाक अंधेरे में बदलने लगी थी। वर्तिका की आवाज वरदान के दिमाग में गूंजने लगी थी, लेकिन वह आवाज धीरे धीरे धुंधली होकर एक चीख में बदल गई थी। वरदान को वर्तिका नहीं, बल्कि अपना वो छोटा सा बचपन दिखने लगा था। एक अंधेरा कमरा जहाँ एक छोटा सा बच्चा कोने में दुबका हुआ था। उसे याद आया कैसे उसके पेट पर जोर से लात पड़ रही थी, जिससे उसकी सांसें अटक गई थीं, और पास पड़े कांच के टुकड़ों में खुद का वो छोटा सा चेहरा जो खून और आंसुओं से लथपथ था। नाजायज औलाद, तू पैदा ही क्यों हुआ? बाबा, बाबा मत मारो, मैं आपका बेटा हूं। वह छोटा वरदान गिड़गिड़ा रहा था, पर उसके सामने सिर्फ बेरहमी थी। अचानक वरदान के हाथ से वह कंबल का सिरा छूट गया था। उसने झटके से अपना सिर अपने दोनों हाथों के बीच में जकड़ लिया था। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी और उसकी गर्दन की नसें खिंचकर नीली पड़ने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसका दम घुट रहा हो। वर्तिका, जो अभी तक गुस्से में रो रही थी, वरदान की ये हालत देखकर सुबकना भूल गई थी। उसे अपनी जिंदगी में इस ताकतवर इंसान को कभी इतना कमजोर और बेबस नहीं देखा था। सर, सर, वर्तिका ने सहमते हुए पुकारा। उसकी आवाज में अब नफरत नहीं, बल्कि घबराहट थी। वरदान ने उसे नहीं सुना। वह बिस्तर से पीछे हटा लड़खड़ाते हुए। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और उसकी आंखों में वह खौफ था जो शायद सालों से उसने अपने अंदर दफन कर रखा था। वह जोर जोर से सांस ले रहा था, जैसे कोई उसे अंदर ही अंदर मार रहा हो। वर्तिका डरते डरते बेड से उतरी और उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। सर, सर, आपको क्या हो रहा है? मेरी बात सुनिए। जैसे ही वर्तिका का हाथ उसके कंधे को छूने वाला था, वरदान ने एक ऐसी डरावनी गुर्राहट के साथ उसकी तरफ देखा कि वर्तिका के पैर वहीं जम गए थे। उसकी नीली पड़ चुकी नसें और आंखों का वो खालीपन देखकर ऐसा लग रहा था कि अब वह वरदान नहीं, बल्कि कोई घायल जानवर है जो किसी पर भी हमला कर सकता है। अगले ही पल वरदान ने उसका गला पकड़ लिया था और वर्तिका दीवार से जा लगी थी। टू बी कंटिन्यूड। दोस्तों, आप में से काफी लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मैं भाविका को स्टोरी से बिल्कुल हटा दूं, लेकिन मैं अचानक से उसे हटा नहीं सकती, पर कोशिश करूंगी कि उसका चैप्टर जल्दी से क्लोज हो जाए। और आज का पार्ट आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो. Don't forget to subscribe my YouTube channel for more interesting videos.